जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कृपया करें, क्योंकि आपके लिए ये तो मात्र 20-25 सेकंड का खेल है। हमारे लिए ये जिंदगी मौत का प्रश्न है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, कहते हैं, हिंदी में कहावत है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। यही हुआ। कल तो हिंदुस्तानी डीएनए वाला भाषण सुन के इंडोनेशिया के बारे में मैंने ज़्यादा जानना ज़रूरी समझा और आपको थोड़ा बहुत बताया। जब जानना चाहा तो पता चला कि ये सारे इंडोनेशियन सनातनी परंपरा और संस्कृति में आस्था रखने वाले सभ्य समाज के लोग हैं और शुद्ध सनातनी भी है। और ये सारे इंडोनेशियन प्रचंड स्वाभिमानी तो है ही, लेकिन अपने आप को अपने अतीत से गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। बड़ा अच्छा लगा सुन के। तब प्रश्न मन में आया कि उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ क्या हुआ। 1990 तक मित्रों, स्वयं मुझे मेरे मित्र हिंदू और हिंदू की बात कहने पर आवाज कम रखने की हिदायत देते थे। कॉलेज में तो मेरे किसी प्रकार के हिंदू रीतिवाज पालने में, हाँ, बंदी तो नहीं थी, जाहिर बंदी तो नहीं थी, लेकिन नाराजी तो दिखाना बाकी के लोगों ने जरूर शुरू किया हुआ था। होटल हो, चाय की टपरी हो, इन जैसे जितने भी सार्वजनिक जगह थी, इन सार्वजनिक जगहों पे हिंदुत्व पे बात करने पर समाज, अन्य जो सुनने वाला समाज था, वो एक प्रकार की तिरस्कृत नज़रों से हमें देखता था। और ये मैं हाल पुणे का बता रहा हूँ। लेकिन मेरे मन में आया स्वातंत्र्य पूर्व काल। हमारे यहाँ का विरोधाभास देखिए। जो सैयद अहमद खान और पंजाबी हिंदू से धर्मांतरित बना ये मोहम्मद इकबाल, जितनी भी पुरानी पुस्तकें वो उठा लीजिए, पुस्तकों में लिखा होगा कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में ये दोनों राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत भरे हुए थे। बाद में इनके दिमाग में अंग्रेजों ने पाकिस्तान का विष घोल दिया और हम में फूट डाल दी। बिल्कुल बकवास है। सैयद का अलीगढ़ का भाषण में सुन रहा था। भाषण पढ़ने के बाद में मेरे मन में कोई संशय नहीं रहा है कि सैयद खान के विचार मूलतः धर्मांध अतिरेकी मुस्लिम मत के अनुसार ही है। खैर, इकबाल ने तो अपनी पंजाबी मातृभाषा का ही त्याग कर दिया है। मित्रों, आप उसकी एक भी कविता पंजाबी में नहीं सुन पाओगे। क्यों? मुस्लिम उम्मा और दारुल इस्लाम के प्रति इकबाल का जो समर्पित रहना है, इसीलिए उसने अपनी मातृभाषा का भी त्याग दिया है। ये हम भूल नहीं सकते। अब जाहिर है, ऐसे ये विषपुत्र जहाँ है, तो अंग्रेजों ने इस दूरी और इस विरुद्ध मत को भापा और उनको ज़्यादा हवा दी। सीधी बात है, उनको 1000 साल इस भारत पे राज्य करना था। अब कोई कुछ नेताजी जैसे अन्य राष्ट्रवादी भी थे, उनके वजह से पूरे भारतवर्ष में बढ़ती हुई इस राष्ट्रीयता की जो लहर थी, उसको रोकने के लिए पहले तो इन्होंने 1885 में एलन ह्यूम की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी बना डाली, क्योंकि 1857 का डर भी इनमें बैठा था। अब ये अंग्रेज़ों का था पहला कदम। आगे फिर 1905 में बंगाल विभाजन में हम देखते हैं, इस वंग भंग आंदोलन में जो अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी है, आज कागजों पे तो दिखती हैं,
अंतर्गत कारण तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन जो एकता दिखती है वो एकता ने अंग्रेज़ों को घबरा दिया, पूरा हिला दिया, और अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन उस टाइम पूरा निरस्त कर दिया। अब उसमें भी एमके की अब ये इसकी कांग्रेस की भूमिका विवादित रही है, लेकिन आज समय नहीं है, नहीं तो पूरा एक एपिसोड इस पे हो जाता है बंगाल के विभाजन में और कांग्रेस की भूमिका में। 1906 आता है तो 1906 में ये कुछ चिरकुट यूपी के जो बचे कुचे मोमिन रियाजदार थे, जो अंग्रेज़ों के पिछलग्गू थे, और उनका नेता था आगा खान, जो पर्शियन था, इस्माइली क्या कहते हैं उसे, निज़ारी कबीले का था, और उसको इमाम बताया गया। मित्रों, ये आगा खान जो है ये असल में उपाधि है, ये उसका नाम नहीं है। आगा खान तो 4, 5, 6, 7, 8 पता नहीं, आगा खान तो चलते गए खानदान में। ये पर्शियन ईरानी मूल के हैं, ये भारत में आए थे। तो इस आगा खान जो तीसरा है, उसने मुस्लिम लीग को जन्म दे डाला 1906 में। अब बताओ, ये सामान्य गरीब भारत के धर्मांतरित 72 फिरकों में बटे गरीब मोमिन से इन रईसदार अय्याश अशराफों का क्या संबंध है, बताइए। लेकिन उनकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग जन्मा। 1918 में लखनऊ समझौता जो हुआ है वो आप जरूर पढ़े। यहाँ मुस्लिम लीग के मोमिडों को अलग से प्रतिनिधित्व करने की जो सम्मति मिली, जो कांग्रेस ने दी, उसे न पढ़ के हम भौचक्के रह जाते हैं। 1918 से 1947, 18 से 47 में यही आधार रहा कि पाकिस्तान की निर्मित हो गई। उसका मूल वो लखनऊ पैक्ट में है। अब यही मित्रों ये काल है कि एमके दक्षिण अफ्रीका से भारत में अवतरित हुए। अब तिलक का सारा मुकदमा स्वयं राष्ट्र प्रेमी और आधुनिक विचार रखने वाले जिन्ना ने लड़ा था, ये सारे लोग भूल जाते हैं। लेकिन तिलक का जो मुकदमा लड़ा था अदालत में, वो स्वयं जिन्ना ने लड़ा था। और कुछ पुस्तकों में तो लिखा है कि ये उसने उसके पैसे भी नहीं लिए थे। लेकिन 1921 का असहकार आंदोलन देखो, ये असहकार आंदोलन जो हुआ उसको खलीफत के बजाय खिलाफत आंदोलन इन लोगों ने बना डाला। कितनी खूबी से नामकरण चेंज किया देखो। जो खलीफा के सपोर्ट में था उसको भारत में खिलाफत नाम दे दिया गया। असल में तो तुर्कस्तान के मुस्लिम खलीफा के पक्ष में आंदोलन हुआ था, लेकिन बताया गया अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन है। कितनी चालाकी हमसे हुई है देखो। अचानक फिर बाद में एमके ने शौकत और मोहम्मद, ये दोनों धर्मांध मुसलमान अली बंधु नज़दीक एमके ने नज़दीक लाए। अब ऐसे धर्मांध एमके के नज़दीक आने से जाहिर है जिन्ना दूर होके लंदन चले गए। घटनाक्रम समग्रता से मित्रों अगर हम देखेंगे तो साफ साफ समझ आता है कि एमके दक्षिण अफ्रीका से यहाँ आया ही क्यों था। समझ आता एमके क्यों आया था, कांग्रेस क्यों बनी थी। ये विदेशी आचार विचार के प्रति प्रचंड असूया रखने वाला चच्चा, अब इन चच्चा जैसों की कमजोर कड़ी अंग्रेजों ने तुरंत भाप ली। अली बंधु को आंदोलन से उन्होंने विलग कर दिया, नंबर 1।
बाद में फिर हम जानते हैं ये बंधु सार्वजनिक गाली भी एमके को देने लगे। अंग्रेजों ने इन अली बंधुओं को साथ रख के तुष्टीकरण जम के करने की कोशिश की है, लेकिन आज क्या मिला है? ना राम मिली है, ना माया मिली है। यहाँ अंग्रेजों ने फिर जिन्ना को भी भारत लौटने का मार्ग प्रशस्त किया है। जिन्ना को भारत में लाकर डायरेक्ट मुस्लिम लीग का अध्यक्ष इन्होंने मदद करके बना डाला। क्यों? क्योंकि चाचा के समकक्ष इनको जिन्ना को खड़ा करना था। इनफैक्ट सारे जितने भी रियासतदार मोमिन थे उनकी भी इच्छा थी, क्योंकि लखनऊ पैक्ट हो चुका था, विष घोल चुका था। 47 में मोमिन अगर भारतीय नागरिक बने भी है तो मन से नहीं बने, मन से तो वो मोमिन ही रहे। 0 अगेंस्ट 13, शून्य मत मिलने के बाद भी कांग्रेस का अध्यक्ष हमारा चच्चा बना, जो आगे जाके प्रधानमंत्री बना, जो वो चाहता था। हाँ, उसका डिजायर था प्रधानमंत्री बनना, बाय हुक और क्रिक। आज भी यहाँ पे दिल्ली का एक पूर्व मुख्यमंत्री है ना, उसने भी कहा था कि भाई मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा, अगर मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो प्रधानमंत्री पंजाब का तो बन ही जाऊंगा। ये क्या दर्शाता है? इंडोनेशिया जैसे महान आदर्श को अनदेखा करके मुसलमानों ने अपना अल्पसंख्याक वर्ग यहाँ भारत में तैयार किया, और तुष्टीकरण की नीति ने इनको और बढ़ा चढ़ा के आगे बढ़ाया और बड़ा किया। सुकार्णिन तो मित्रों अपने देश के जो परंपरा थी, संस्कृति थी, उसको अक्षुण्य रखने का काम किया, लेकिन हमारे चच्चा ने यहाँ सभी आदर्श और परंपरा और इतिहास को कचरे के डिब्बे में डाल के हिंदू का पूरा इतिहास बदलने की कोशिशें की। और यही फर्क है हमारे में और इंडोनेशिया में। क्या लगता है आपको? इतने कम समय में सारे तथ्य तो मैं यहाँ बता नहीं सकता। हालांकि मेरे अभी जितने भी 350 एपिसोड हुए हैं उसमें कम से कम 1000 तथ्य बताए हैं कि ये मोमिन मिलजुल के क्यों नहीं रह सकते। हमेशा इन मोमेडियों को दारुल इस्लाम ही बनाना था, ये शाश्वत सत्य है। जब भी इन्हें राज्य सत्ता की यहाँ मोमेडियंस को मदद मिली है, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र बनाने की पुरजोर मित्रों कोशिश की है। आप गजनी से शुरू करो, टीपू तक आ जाओ। बाद में 1857 में भी बहादुर का जैसे नेतृत्व मिला, बहादुर के नेतृत्व में मुल्ला मौलवी, इन चिरकुट यूपी के जो नवाब थे, उन्होंने अपना हरा झंडा बाहर निकाला और हरा झंडा के नीचे ही वो लड़े हैं। फिर बाद में चुप बैठे, थोड़े साल चुप बैठे, अंग्रेज़ों ने इनको फिर हवा दे दी। फिर से ये कोशिश करके इस बार मात्र पाकिस्तान इन्होंने बना ही डाला। उसी अब्राहमिक धर्मांधता ने, उन्हीं जैसे आक्रांताओं ने इंडोनेशिया तोड़ के, और भले 75 साल ज़्यादा लगे, लेकिन आखिरकार कैथलिक ईसाइयों ने मई 2022 को इंडोनेशिया तोड़ के ईस्ट तिमोर बना ही डाला है। आज भी ये रखाइन हो गया, वो ये बांग्लादेश का चित्तोग्राम का पहाड़ी इलाका हो गया, अपना मिजोरम नागालैंड हो गया, इन सबको जोड़ के इन लोगों को एक नया ईसाई देश बनाना है। षड्यंत्र पूरे विश्व में शुरू है। वो ग्रेटर बांग्लादेश
बनाने के मुंगेरी लाल के सपने भी हम आजकल बड़े सुनते हैं। इसलिए मित्रों, हमारे यहाँ वो सिंगौर की पुनर्स्थापना करनी पड़ी है। मित्रों, समझो इस बात को, विचार करो, आप भी सहमत होंगी। सत्ता का आधार इस मानवीय जीवन में धर्म ही रहा है और हमेशा रहा है। धर्म से चला राजदंड ही राष्ट्र को अमर कर सकता है, करता रहा है और आगे भी करेगा। वंदे मातरम।